गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंजरीज। ओके, इंजरीज में हम सारी इंजरीज पढ़ेंगे। एब्रेशन, कंट्यूशन, लैक्रेशन, इंसिशन, क्रैम्प, डॉम्स, ओके, कॉर्न, ब्लिस्टर, डिसलोकेशन। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। एंड टुडेस मेन टॉपिक इज इंजरीज, राइट। इंजरी की अगर हम बात करें तो दो टाइप की इंजरीज है, कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी। लेट मी राइट इट डाउन। ओके, वेट। कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी, थोड़ा सा इंट्रोडक्ट लेते हैं इंजरीज के बारे में, थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे वन बाय वन एक एक इंजरीज के ऊपर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज क्या होता है? सस्टेन ऑफ द जॉब एज ए स्पोर्ट्स रिजल्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट गेम रिलेटेड इंजरीज। कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज मतलब गेम रिलेटेड इंजरीज बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल क्या होता है? डेट डिड नॉट ऑकर वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, डेट अफेक्ट एनी वे यू प्ले एंड प्रैक्टिस फॉर स्पोर्ट्स। कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज क्या होता है? नॉर्मल सा है, कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कि इट्स रिलेटेड टू गेम। गेम के वजह से हुई है, हम प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से हमें इंजरी हुई है। और नॉन कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है कि वो किसी भी तरीके से इंजरी हो गई है, हम नॉर्मली रिक्रिएशनली प्ले कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस की वजह से इंजरी हुई है, ट्रेनिंग की वजह से हुई है, एनी काइंड ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, ठीक है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखा जाए, आपको मैं पीपीटी शेयर करता हूं। एक है प्राइमरी इंजरीज और सेकेंडरी इंजरीज। सीवियरिटी के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंजरीज को, कितना सीवियर है। डिफरेंट बेसिस के हिसाब से इंजरीज को क्लासिफाई किया गया है ना। तो प्राइमरी इंजरीज, और इसमें आएगी इंट्रांसिक इंजरीज, इंट्रांसिक इंजरीज। आप देख सकते हैं यहां पे, देखो प्राइमरी इंजरीज का मतलब क्या होता है? कॉज्ड बाय फोर्स जनरेटेड विथ इन द बॉडी। हम जैसे जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, हम एनी टाइप ऑफ मूवमेंट वी आर परफॉर्मिंग, तो बॉडी के अंदर जो भी फोर्स जनरेट हुआ, बॉडी के अंदर फोर्स जनरेट हुआ मतलब क्या हुआ? जैसे हमने मूवमेंट किया, जर्की मूवमेंट किया है ना, हमारा एंकल ट्विस्ट हो गया, राइट, या फिर हमने ऐसा कुछ मूवमेंट किया जिसमें इंटरनली हमारा ट्विस्टिंग टाइप का हो गया, जॉइंट पे प्रेशर आया इंटरनली, तो वो प्राइमरी इंजरीज होती है। जिसके अंदर जैसे मसल टीयर हो गया, टेंडनाइटिस हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट हो गया, ये सारी इंटरनल फोर्स में चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की तरह होगा, ठीक है। और दूसरा टाइप का इंजरी है सेकेंडरी इंजरीज, है ना। इसमें जरूरी नहीं है कि ड्यू टू दिस एक्सटर्नल की वजह से हो, इंटरनल की वजह से हो, आउटर इफेक्ट की वजह से हो सकता है, और किसी भी टाइप के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो सकता है। इंट्रांसिक इंजरी और इंट्रांसिक इंजरी, इसके हम अगर फर्दर क्लासिफाई करें, एक्यूट और क्रोनिक का मतलब आपको पता ही होगा। एक्यूट इंजरीज मतलब इमीडिएटली, जैसे मैंने आज स्पोर्ट्स खेला और तुरंत मुझे जो भी इंजरीज होती है, एक्यूट इंजरीज। क्रोनिक इंजरीज समझ लीजिए स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो मसल्स में क्या हो गया, ड्यू टू रेगुलर प्रैक्टिस उसका रिजल्टेंट हमें मिला कि फ्रैक्चर हो चुका है, बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, उस पर ज्यादा रोज रोज इफेक्ट आने की वजह से, ठीक है। इंट्रांसिक इंजरी क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस डेट आर नॉट गिवन इनफ टाइम टू हील व्हेन द फर्स्ट ओकर। और इंट्रांसिक था व्हेन रिजल्ट व्हेन यू आर सब्जेक्ट टू फोर्स आउटसाइड द बॉडी। अब इसमें इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक इंजरीज, ठीक है, सपोज ये कॉज के ऊपर है। इंट्रांसिक इंजरीज स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब इंटरनली हमारी बॉडी में जो भी इफेक्ट हो रहा है
है ना, रिपीटेड बाउट ऑफ स्ट्रेस या इंटरनल फैक्टर की वजह से हम मूवमेंट, गलत मूवमेंट करते जा रहे हैं, तो और गलत मूवमेंट होने की वजह से, बार बार मैं गलत मूवमेंट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरे जॉइंट पे स्ट्रेस आ रहा है, तो उसकी वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से इंजरी हो चुकी है। इंट्रांसिक इंजरी का कॉज है बाहर का एक्सटर्नल फोर्स, है ना। बाकी टाइप का क्लासिफिकेशन भूल जाओ, वो तो पता नहीं, अननेसेसरी दिया हुआ है। मेन क्या है, दो क्लासिफिकेशन है, इंट्रांसिक, एक्सट्रांसिक, एक्यूट और क्रॉनिक, ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन है बस। एक्सट्रांसिक मतलब आउटसाइड फोर्स की वजह से, कुछ भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे बॉल आके लग चुकी है ना, रैकेट मुझे लग गया, तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सट्रांसिक है, आउटर फोर्स, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू वन बाय वन एवरी टाइप ऑफ इंजरीज, एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले है ब्रूश, है ना। अब ये ब्रूश क्या होता है, इसको हम कंट्यूशन भी बोलते हैं। डैमेज टू स्मॉल ब्लड वेसल्स, देखो जो भी एक्सटर्नली, सॉरी, कुछ भी ऐसा फोर्स लगा एक्सटर्नली जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो स्मॉल ब्लड वेसल से उसमें रप्चर हुआ यहां पे, तो यहां पे आपको कलर दिख रहा है ग्रीन या ब्लूइश टाइप का, इसको बोलते हैं ब्रूस, ठीक है। अब इसमें कुछ भी जैसे बॉल आके लग गई, राइट, तो इस टाइप की इंजरी को बोलते हैं ब्रूस, जिसमें ब्लड बाहर तो निकल नहीं रहा है, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है बाहर, बट यहां पे छोटी छोटी माइक्रो ब्लड वेसल्स डैमेज होने के कारण यहां पे टिश्यूज में ब्लड जमा हो सकता है, और उसके वजह से यहां पे कलर चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो इट इज वेरी नॉर्मल और माइनर इंजरी है, इसको बोलते हैं ब्रूस। ये देख सकते हो ब्रूस। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, एक होता है स्ट्रेन और दूसरा होता है स्प्रेन, है ना। आवर स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ मसल फाइबर, स्ट्रेन इज रिलेटेड टू मसल फाइबर का स्ट्रेस होना या तो फिर टेंडन का। अब ये दोनों एक साथ क्यों है, क्योंकि जो टेंडन है वो मसल आगे जाके मसल फाइबर से अटैच होता है, ये तो मसल फाइबर और टेंडन मसल्स को बोन से ज्वाइन करके रखता है। ये जैसे सपोज बोन है, ये सपोज बोन है ना, ये बोन है, तो ये बोन को टेंडन मसल्स से जोड़ के रखता है, टेंडन। तो यहां पे स्ट्रेस आया, यहां पे इंजरी हुई है कुछ ना कुछ, तो यहां पे स्ट्रेस में मसल्स में भी स्ट्रेस देखने को मिल सकता है और टेंडन में भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन तो कई जगह पे आपको यहां पे मसल देखने को मिलेगा, स्ट्रेचिंग, आवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल फाइबर और मे बी टेंडन, तो दोनों यहां पे हो सकता है, ठीक है। एक मिनट में चार्जिंग पे लगा लूं लैपटॉप। सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट है, अब देखो इसके वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगी, है ना। स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, मसल्स क्रैम्प होगा, मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्ट्रेन में आती है। अब यहां पे स्प्रेन की बात करें, देखो ये सपोज, देखो यहां पे एग्जांपल देख सकते हो, ये यहां पे क्या हुआ है, इसमें स्ट्रेन हुआ है, यहां पे टेंडन में, यहां पे क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है यहां पे, तो ये क्या है, स्ट्रेन है, एल्बो स्ट्रेन, इसको टेंडनाइटिस भी बोलते हैं, टेंडनाइटिस, है ना। अब ये टेंडन यहाँ पे है, तो टेंडन में स्ट्रेस हुआ, इट कैन बी ए पार्ट ऑफ टेंडनाइटिस, ठीक है। अब ये रेगुलर स्ट्रेन क्या है, रेगुलर स्ट्रेच करने की वजह से हो सकता है ना। रेगुलर यहाँ पे हो गया, सडन जर्क की वजह से, हमने ज्यादा और स्ट्रेचिंग कर ली उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है, जैसे ये बोन है और ये नीचे वाली बोन है,
है ना। अब ये जो लिगामेंट है वो क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है। ये आपने देखे होंगे यहाँ ACL लिगामेंट है, ये नी का जॉइंट है सपोज, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिगामेंट है। अब ये मूवमेंट, कभी इसका मूवमेंट ऐसे होता है और आपका लोअर लिम्ब का मूवमेंट ऐसे होता है, या फिर जर्क आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ट्विस्टिंग टाइप का हो गया नी में, और स्ट्रेच हो चुका है, हाइपर एक्सटेंशन हो चुका है, आगे की साइड में अपोजिट साइड में स्ट्रेच चुका है। तो यहां पे क्या टीयर देखने को मिलेगा, किसमें, लिगामेंट में, ठीक है। अब ये टीयर अगर नॉर्मल सा रहता है ऐसा, तो ये प्राइमरी हो गया, इसमें देखने को मिला ऐसा, तो ये सेकेंडरी हो गया, थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, और ये पूरा तरीके से रप्चर हो चुका है, तो ये सीवियर, ये कौन सा हो गया, थर्ड ग्रेड टीयर। तो ये क्या लिगामेंट है। अब लिगामेंट स्प्रेन मतलब ओवर स्ट्रेचिंग, ये क्या है, जॉइंट की इंजरी है। अब लिगामेंट जॉइंट को जॉइंट से कनेक्ट करके रखता है ना, ये भी बोन है और ये भी बोन है, तो सीधी सी बात है, इट्स रिलेटेड टू जॉइंट, तो जॉइंट की इंजरी है। और लिगामेंट कहां रहता है, जॉइंट में प्रेजेंट रहता है ना, तो ये लिगामेंट है, ये जॉइंट में प्रेजेंट है, तो इट इज अ इंजरी ऑफ जॉइंट caused by ligament being overstretched beyond its capacity, ठीक है। तो ये लिगामेंट की इंजरी है। अगर अब हम देखें तो ये देखो नॉर्मली नी में होता है, एंकल में, है ना, ये यहां पे हमने देखे होंगे, ये कई बार देखा होगा आपने, ACL टीयर हो गया, तो ये ऐसा डायगोनली ज्वाइंट करता है, ऐसा डायगोनली मसल को। फिर ये PCL लिगामेंट है, पोस्टेरियर, ये एंटेरियर क्रूकेट लिगामेंट, ये पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये एंटेरियर की साइड में, आगे की साइड में, ये पीछे किससे जाता है, ये ज्वाइन करता है ना। ये यहां पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, साइड टू साइड, ये नी ज्वाइंट का है, ठीक है। और ये क्या है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, तो ये नी के लिगामेंट है। अब सपोज इसमें कभी स्ट्रेस हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाता है, तो इसमें रप्चर देखने को मिलता है, तो ये बोलते हैं ACL की इंजरी, नाम दे देते हैं, ऐसे जनरली बोला जाता है। नेक्स्ट है एब्रेशन, क्लियर है सबको। इंजरीज के सिम्टम्स सारे के सारे कॉमन रहेंगे, इसमें एग्जाम्स पॉइंट के हिसाब से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं कि ये सिम्टम्स है, क्योंकि मैक्सिमम हर इंजरी के सिम्टम्स इंफ्लेमेशन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, टेम्परेचर वहां का रेज हो जाना, तो ये सारी चीजें कॉमन है, आपको सभी को पता है ये चीजें। की पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं हम। नेक्स्ट है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब क्या होता है, इसको ब्रूस और गेज भी बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जिसे ब्रूस और ग्रेज भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, स्क्रीन है ना रफ सरफेस पे, फ्रिक्शन की वजह से रब हो जाती है, रब, जैसे आप रोड पे गिर गए हो, या आप हॉकी खेलते खेलते ग्रास की वजह से आपके क्या रब हो चुके हैं, नी में रब हो चुके हैं आप, फ्रिक्शन की वजह से रब हो जाती है स्किन। इसमें डायरेक्टली ब्लीडिंग तो नहीं होती, बट इसमें टीयर होने की वजह से क्या है, स्पोर्स टाइप की ब्लीडिंग होती, छोटी 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 ऐसी, कंटिन्यूस ब्लीडिंग नहीं होगी इसमें एक जगह से, है ना। इसको टर्फ बर्न भी बोलते हैं, टर्फ बर्न और मेड बर्न, ठीक है। इसका निकनेम क्या है, और क्या है, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इसका कलर क्या है, स्ट्रॉबेरी जैसा दिख रहा है आपको, है ना, स्ट्रॉबेरी वाली इंजरी है, कलर यहाँ पे माइक्रो टीयर्स दिख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी वजह से। क्लियर है आपको, सिम्टम्स वही पता है आपको, है ना, छोटे छोटे टीयर से, पोर से तो हल्का सा ब्लड निकलेगा, एकदम स्मॉल सा, हल्का हल्का एकदम, पूरा ब्लीडिंग नहीं होगी, कंटिन्यूस ब्लीडिंग नहीं होगी इसमें। सीवियर इंजरी नहीं है, नॉर्मल सी इंजरी है, सीवियरिटी के हिसाब से देखें तो नॉर्मल है, ब्लीडिंग हल्की सी होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देख सकते हो, ब्रूस। नेक्स्ट है कंट्यूशन, ठीक है। कंट्यूशन क्या होता है, सडन ट्रॉमेटिक ब्लो की वजह से होता है, मतलब अचानक से आपको आके बॉल लग गई, जोर से आपको बेट लग चुका है, सडन ट्रॉमेटिक ब्लो,
इसके वजह से होता है डायरेक्टली हिट, जैसे स्टिक आपको लग गई आपके पैर में, या आप मैच खेल रहे हो, आप बैट्समैन हो, आपको बॉल आके लग गई स्पीड से, है ना, या फिर कोई अपोनेंट आपके आगे क्लेश हो चुका है, तो ये क्या है, एक सॉलिड पार्ट आके स्ट्राइक कर जाता है, तो उसको बोलते हैं कंट्यूशन, है ना। देखो मेन इसमें भी देखो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी नॉर्मल सी। उसमें क्या था, इसमें क्या डिफरेंस है, एब्रेशन में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन वाली सरफेस हो, उसमें बाहर से लग जाता है, रगड़ हो जाती है, तो ये आपको ये बाहर पोरस पोरस टाइप की ब्लीडिंग दिख रही है आपको, ये छोटे 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 ऐसे से। बट यहां पे क्या है, यहां पे आपको ओपन कोई ब्लीडिंग नहीं दिखेगी, नो ओपन ब्लीडिंग, ठीक है, यहां पे कोई ओपन ब्लीडिंग नहीं दिखेगी आपको, बस क्या एक ब्लो सडन सा धक्का लग चुका है, या फिर बॉक्सिंग मुंह पे लग जाता था कैसे लाल लाल हो जाता है चेहरा, तो यहां पे वही ग्रीनिश टाइप का, ब्लूइश टाइप का चेहरा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंसिशन। अब ये वाली इंजरी क्या है, शार्प एज, जैसे नाइफ, ठीक है, इसमें मेन की पॉइंट क्या है इसका, शार्प एज की वजह से कटना, कोई भी मेटल का हो, कोई सा भी शार्प एज हो, ठीक है, उसके वजह से कट जाता है, कट, तो इसको इंसिशन बोलते हैं। इसमें ब्लीडिंग होगी, नॉर्मल सी बात है, ओपन ब्लीडिंग होगी, है ना। नेक्स्ट लैक्रेशन। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस नहीं है, ये शार्प एज की वजह से भी हो सकता है, किसी की वजह से भी हो सकता है, बट ये क्या है, एकदम सीवियर है, सीवियरिटी के हिसाब से ये ज्यादा है, मोस्ट सीवियर, मतलब इन दोनों के हिसाब से, है ना। लैक्रेशन में क्या होता है, ये सीवियर वर्जन है इसका, एब्रेशन का ये सीवियर वर्जन है, इसमें ब्लीडिंग हीट होती है, और ये ज्यादा कट लग गया है इंटरनल तक। अगर ये माइनर सा कट लग जाए ऊपर ऊपर, तो ये क्या होगा, एब्रेशन होगा, बट इसका सीवियर वर्जन क्या है, लैक्रेशन, ठीक है, मोर सीवियर, बस यही है डिफरेंस। बाकी इसमें भी ब्लीडिंग होती है। पंचर वाउंड, बस जैसे हमारा टायर पंचर होता है वैसे हमारी स्किन पंचर हो जाती है, निडल कांटा लग जाना पैर में, कोई शार्प एज हल्का सा लग जाना जिसकी वजह से होल टाइप का हो जाए, वहां से ब्लीडिंग आए। ब्लिस्टर, जैसे ब्लिस्टर इंजरी क्या होती है, जैसे इसमें क्या होता है, एक सीरम या प्लाज्मा फ्लूइड पॉकेट ऐसा बन जाता है स्किन में, उसमें कुछ फ्लूइड भर जाता है, इसको ब्लिस्टर बोलते हैं स्किन की। जैसे कई बार चटका लग गया आपको, है ना, आपने माचिस जली, आपको चटका लग गया, या फिर कुछ भी ऐसा टाइप का फ्रिक्शन की वजह से या स्किन की प्रॉब्लम की वजह से, तो ये ब्लिस्टर होता है जनरली। ये चटका क्या क्या सर, लड़कियां जब पहनती है ना हील, हाँ, टाइट शूज, तो पीछे वाली साइड वहां पे हो जाता है जुत्ती। अच्छा, ऐसा उसकी वजह से भी होता है, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसलिए तो हील पहनना नहीं चाहिए ना, आज जबरदस्ती जो हाइट है वो रहने देना चाहिए, जबरदस्ती दिखाना है बड़ी हाइट, सामने वाले को धोखा हो जाता है ना फिर। हील इसीलिए पहनता ना कि हाइट बढ़ाने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है ना हील पहनने का। तो सर अब क्या करें जब छोटी हाइट है तो? अरे तो जो है वो है, बड़े दिखने से क्या मतलब जबरदस्ती, हमेशा तो बड़े रह नहीं सकते ना कोई। ऊपर से ये हील पहनने से बहुत बड़ा नुकसान है, ये ऐसा प्रेशर आता है पूरे पाम पे, ये जैसे ये हील है, ये ऊपर की साइड हो गया, ये तो ये ऊपर की साइड में ऐसा ऐसा प्रेशर आता है, ये नीचे की साइड पूरा का पूरा प्रेशर एक जगह पे। जब सर हील कौन सा डेली पहनना होता है? एक मिनट, मैरिज वगैरह? अच्छा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पर वो तो नहीं है ना, रियलिटी तो नहीं है ना हील पहन के वही हाइट तो रियल नहीं है ना वो। देखो फ्लैट में क्या होता है, जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वल, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे फ्लोर पे पूरे लेग्स में फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल, एक जगह पे प्रेशर आता नहीं है। अब हील पहन लेते तो क्या होता है, पूरा का पूरा फोर्स कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा का पूरा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे आगे की साइड में पैर के ये वाले पार्ट में, ऐसा, ठीक है। तो ये अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नी के लिए अच्छा नहीं है।
एंकल के लिए। चलो नेक्स्ट है कोल्यूसेस। कोल्यूसेस क्या होता है? स्किन की जो सरफेस है वो एपिडर्मिस क्या है, वो मोटी हो जाती है। एपिडर्मिस जैसे आप रोज वो कर रहे हो, रोप खींच रहे हो आप, तो आप नोटिस करोगे कि आपके जो स्किन है ना वो मोटी हो जाएगी वहां से, है ना। आप रोप से रोज रोप क्लाइंब कर रहे हो, या फिर जो बॉक्सर से या फिर जूडो का या जो भी ये रफ एंड टफ वर्क करते हैं, जो भी है आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पहलवान हो गए, रेसलर्स हो गए, तो उनके क्या हो गए, जो एपिडर्मिस है ना ये मोटी हो जाएगी, इसको ये बोलते हैं कैल्यूसिस। ठीक है, पाम फीट इसमें देखने को मिलता है अक्सर, एपिडर्मिस थिकनिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारे एरिया में बोलते हैं इसको ठिक्कर। ठीक है, अपने अपने एरिया हिसाब से पता नहीं। नेक्स्ट है एवल्सन। ये जो भी इंजरी हुई है सबसे मोस्ट डेंजरस, आपको मैं सीवियरिटी के हिसाब से अगर क्लासिफाई करूं तो मोस्ट डेंजरस इंजरी है ये। एवल्सन का मतलब किसी का बॉडी पार्ट अलग हो जाना। इसका मतलब क्या है? टू टीयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, पोर्शन ऑफ स्किन और समटाइम्स सॉफ्ट टिश्यू पार्सली और कंप्लीटली टर्न ऑफ अवे फ्रॉम द बॉडी। तो कोई सा भी बॉडी पार्ट क्या है, कट के बाहर जाना या लटक जाना, इसको एवल्सन बोलते हैं। तो ये क्या है, सबसे सीवियर इंजरी है। अपन ने देखा जितनी भी इंजरीज उसमें देखो नॉर्मल से कम सीवियर इंजरीज सबसे कम क्या है, ये यहां से देखें, स्ट्रेन और स्प्रेन को हम हटा दें तो ये नॉर्मल से इंजरी है, एब्रेशन कंट्यूशन नॉर्मल से इंजरी है ना। अब ये क्या है, अगर ये ज्यादा ब्लो उसमें लगता है तो अगर ये फ्रैक्चर होता है तो ये डेंजरस भी हो सकती है, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं। अगर ये बहुत ज्यादा फोर्सफुल ब्लो लगे और इंटरनल फ्रैक्चर हो गया, फिर इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करे तो ये भी सीवियर हो सकती है ना। इसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं, हर कंडीशन के हिसाब से इंटरमेंट कंडीशन अप्लाई, बट नॉर्मली इन जनरल देखें सबको, अगर हम फोर्सफुल सीवियरिटी नॉर्मल रखें तो डेंजरस के हिसाब से देखें, सीवियरिटी के हिसाब से तो कॉन्टेशन, ब्रूस, एब्रेशन ये नॉर्मल से है ना। बाकी इंसिशन सबसे ज्यादा, लैक्रेशन और एवल्सन सबसे ज्यादा सीवियर है। लैक्रेशन और एवल्सन सबसे ज्यादा मोस्ट सीवियरियस इंजरी है। ब्रूस, कॉन्ट्यूशन इन सबको मिला के देखें तो ये सबसे ज्यादा सीवियर बोल सकते हैं। कौन सी दो? एवल्सन और लैक्रेशन, तो याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट है डोम्स, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। आपने जैसे बहुत टाइम हो गया, आपने क्या किया, सपोज एक्सरसाइज नहीं की तो आपका क्या हुआ, आपने वर्कआउट किया, फिर आपने क्या किया, वर्कआउट खत्म करने के बाद में 1-2 दिन बाद आपको इंजरी पेन लगातार मेंटेन रहा, वो क्या है? डोम्स है। एक्यूट मसल सोरनेस ऑकर लेट इन एक्सरसाइज बाउट ड्यूरिंग इमीडिएटली रिकवरी पीरियड, जनरली यूजुअली पिक 2 to a days or 2 days आफ्टर एक्सरसाइज बाउट। जो भी आपको मसल्स में अनइजीनेस, क्रैम्पिंग टाइप का मतलब क्या फील हो, या फिर अनइजीनेस हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आपका फोर्स आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, है ना, आपने बहुत टाइम तक एक्सरसाइज छोड़ के रखी और आप एक्सरसाइज करने आए हो, तो आपको ये जनरली ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। आपने एक्सरसाइज की, आज तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कल आप सुबह उठोगे तो आपको पेन होगा या परसों पेन होगा, तो डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस है। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में दूसरे या तीसरे दिन या आफ्टर 1 day, आफ्टर 10-12 आवर्स यू फील अ पेन इन द मसल्स। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा आपको देखो इसेंट्रिक टाइप ऑफ एक्शन से ज्यादा होता है ये। कॉन्सेंट्रिक, इंसेंट्रिक और कोई से भी टाइप के मसल्स की एक्शंस बोले तो सबसे ज्यादा इसेंट्रिक ज्यादा डैमेज करता है मसल्स को या इफेक्ट करता है ना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गेन करने में भी, बेनिफिशियल में भी इसेंट्रिक ज्यादा इफेक्ट करेगा और इंजरी में भी इसेंट्रिक ज्यादा इफेक्ट करेगा, सपोज डोम्स में भी। इसके कॉज क्या है, प्रपोज्ड कॉज?
अब इसमें क्या होता है डॉम्स में, स्ट्रक्चरल डैमेज, मसल्स के अंदर जो जेड लाइंस होती है, ठीक है, मायोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इसमें डैमेज देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल डैमेज, माइक्रो स्ट्रक्चरल डैमेज इन द मसल्स, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन विद इन द मसल्स, द प्रपोज सीक्वेंस ऑफ इवेंट इंक्लूड, स्ट्रक्चरल डैमेज होगा सबसे पहले, क्या होगा देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल डैमेज देखने को मिला, फिर इंपेयर्ड कैल्शियम होम्योस्टेसिस, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इंक्रीज्ड मैक्रोफेज एक्टिविटी। अब ये सब क्या है, जैसे हमने एक्सरसाइज की तो हमारा स्ट्रक्चरल डैमेज तो होगा ही होगा, पर उसको क्या हम बियर नहीं कर पा रहे, ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज है, बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं। कैल्शियम भी मसल्स में इन्वॉल्वमेंट है, कैल्शियम का भी, उसमें होम्योस्टेसिस में गड़बड़ाई, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करता है ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसमें इंबैलेंस देखने को मिला। इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो होगा ही, है ना, आपको हेविटी नहीं है, वैसे हर टाइप की एक्सरसाइज में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो होता ही है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं माइक्रो टीयर होते हैं, उसमें क्या होता है फिर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, उसको हीलिंग होती है, उसकी हीलिंग, मैक्रोफेज और ये सब क्या हीलिंग करते हैं इंजरी वापस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, नॉर्मल सा कॉज है पॉसिबल। बाकी ऐसा देखा जाए तो इस पार्ट ऑफ स्टडी ऐसा कोई फिक्स कॉज दिखाया नहीं गया, इस प्रपोज्ड कॉज है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये कॉज हो सकते हैं। इसमें क्या देखो, मसल स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड इन मसल इंजर्ड बाय इसेंट्रिक कंट्रैक्शन इज लाइकली टू रिजल्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ द मसल्स, फेलियर ऑफ एक्साइटेशन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड लॉस ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो डॉम्स की कंडीशन में क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगी कि आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रॉपर मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। उसके पॉसिबल कॉज क्या है कि आपका फिजिकल डिस्ट्रप्शन हुआ, मसल्स में माइक्रो टीयर हुआ, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन प्रोसेस में दिक्कत हुई। एक्साइटेशन कंट्रैक्शन प्रोसेस मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हमने देखा था कि ये जो क्या है हमारा मायोसिन है, एक्टिन का क्रॉस ब्रिज और मायोसिन का क्रॉस ब्रिज कब बनता है, जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से आके मिलता है। कैल्शियम ट्रोपोनिन से आके मिलेगा तो ये ट्रोपोमायोसिन यहां से रिमूव हो जाएगा, ट्रोपोमायोसिन रिमूव हो जाएगा और ये एक्टिन और मायोसिन क्रॉस ब्रिज बना लेंगे। तो ये क्या है, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। अब यहाँ पे कैल्शियम का डिस्ट्रप्शन हुआ, जैसे बताया था कि कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में गड़बड़ देखने को मिली, तो इसमें इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है, अच्छे से कंट्रैक्शन ना हो, लॉस ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन मायोसिन और जेट, ये सब फिलामेंट्स में डैमेज देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं मसल सोरनेस में। मसल सोरनेस कैन बी मिनिमाइज बाय लोअर इंटेंसिटी एंड फ्यूअर इंटेंस कंट्रैक्शन, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन अर्ली इन द ट्रेनिंग। During, however, muscle soreness may ultimately be an important part of maximizing resistance training. ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है, जब भी हम नई नई ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसेंट्रिक ट्रेनिंग का इन्वॉल्वमेंट कम करें स्टार्टिंग में। क्लियर है, ये है मसल्स। डॉम्स, डिलेड मसल सोरनेस, मतलब जब हम एक्सरसाइज खत्म करते हैं तो उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद हमें मसल्स में पेन फील होता है, हमारी मसल्स की इनएबिलिटी होती है कि हम मसल्स में अच्छे से वर्कआउट कर सकें, ठीक है। तो ये डॉम्स है। मसल्स क्रैम्प क्या होता है, एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल्स क्रैम्प, पेनफुल, स्पाज्मोडिक, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल डेट ऑकर ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। मसल्स क्रैम्प मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स अपने आप थोड़ी बहुत कंट्रैक्ट हो रही है, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है ना, पेन होता है। अगर बहुत ज्यादा मसल्स क्रैम्प अगर होता है तो उसमें क्या होता है, मसल्स अपने आप हिलती है, वाइब्रेट, हल्का सा वाइब्रेशन देखने को मिलता है उसमें। तो ये क्या है, मसल्स क्रैम्प, ये एक्सरसाइज से एसोसिएट हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड। अब ये क्या क्या है, किस वजह से, attributable to either fluid और electrolyte imbalance और both। जनरली देखो हमारा अगर बहुत ज्यादा सोडियम का लॉस हो चुका है, पानी का लॉस हो चुका है, फ्लूइड के लॉस की वजह से एक्सरसाइज हमने की तो उसके वजह से हमें नॉर्मल मसल्स क्रैम्प देखने को मिल सकता है। तो ये क्या, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल क्रैम्प। अब इसका पॉसिबल रीजन क्या ही हो सकता है कि आपने सोडियम का बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, वाटर का बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है,
ठीक है, हमने जब इन्वायरमेंट थर्मो रेगुलेशन पढ़ा था तो हमने देखा कि एक्लिमेटाइजेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक बिगनर है, उसमें सोडियम का लॉस पोटेशियम का लॉस बराबर होता है, और एक्लिमेटेड एथलीट में, जो ट्रेंड एथलीट होता है, जो एक्लिमेटाइड होता है, उसमें हमने देखा कि सोडियम का लॉस कम देखने को मिला है बिकॉज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन, है ना। सोडियम पोटेशियम जो भी निकलता है बाहर, क्लोराइड में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला था। तो ये चेंजेस, ठीक है। अब ये जो सोडियम का लॉस बहुत ज्यादा होता है, वाटर का लॉस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स क्रैम्प। इसमें हमें पेनफुल स्पाज्मोडिक इनवॉलेंट्री कंट्रेक्शन देखने को मिलता है, अपने आप कंट्रेक्शन होगा और पेन होगा। मसल्स फटीग एसोसिएटेड क्रैम्प आर रिलेटेड टू सस्टेन्ड अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी with increasing muscles spindle activity, decreased Golgi tendon organ activity। ठीक है, अब इसमें देखो मसल्स क्रैम्प के बहुत और भी रीजन हो सकते हैं, है ना। इसमें क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का तो होता ही है, तो साथ में मसल्स स्पिंडल फाइबर, आपको मैंने बताया था काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन में, न्यूरोस्कुलर सिस्टम में मसल स्पिंडल का रोल क्या है, मसल के साथ में वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कौन, मसल स्पिंडल। अब ये सब क्या है, मसल स्पिंडल क्या है, ये क्या है, ये आपको पता है इनका काम ब्रेन तक इंपल्स को पहुंचाना और मसल्स को रिलैक्स करना। तो ये मसल्स फटीग होती है, ठीक है, तो उसमें हम लगातार अगर मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन पे भी इंफ्लुएंस होता है इसका, इन जो रिसेप्टर्स है इन पे भी इंफ्लुएंस होता। सस्टेन्ड अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी विद इंक्रीजिंग मसल्स स्पिंडल एक्टिविटी, ठीक है, तो इसकी वजह से भी अपने को देखने को मिल सकता है इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन, ऑटोमेटिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हीट एसोसिएटेड क्रैम्प, आपको जैसे मैंने अभी बताया, किस वजह से हो सकता है, स्वेटिंग की वजह से ज्यादा। शिफ्ट इन अ फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टेस्टियल स्पेस टू द इंट्रावेस्कुलर स्पेस रिजल्टिंग इन हाइपर एक्साइटेबल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आवर स्वेटिंग की वजह से हो सकता है ना। इसमें क्या देखने को मिला है, जो हमारे इंटरस्टेशियल स्पेस मतलब क्या होता है, जो सेल के बीच में स्पेस है, एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इस सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, इसका मूवमेंट, इसमें शिफ्ट हो जाना इस फ्लूइड को, है ना। अब ये जो फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स में चेंजेस आता है तो उसके वजह से क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी चेंजेस देखने को मिलता है। हमने न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देखा था कि इंपल्स का जनरेशन, है ना, उसमें क्या है, फ्लूइड, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का, आयंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आयंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली मसल्स क्रैम्प करती है। क्या क्या चीजें हैं कि स्वेटिंग का बहुत ज्यादा लॉस हो जाना, स्वेटिंग के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाना, वाटर का लॉस ज्यादा हो जाना। तो अब ये आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स और इनका अगर लॉस हो चुका है तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी हाइपर एक्साइटेशन प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब ये इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन हो सकता है। साथ ही साथ आवर वर्किंग, है ना, इंक्रीजिंग मसल्स स्पाइंडल एक्टिविटी। अब मसल स्पाइंडल एक्टिविटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मस्कुलर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो स्पाइंडल का भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, मसल्स क्रैम्प की ये पॉसिबल रीजंस हैं। क्लियर है सबको। अभी हम आते हैं और फर्दर इंजरीज है। हेमाटोमा आपने वर्ड सुना होगा, हेमाटोमा क्या होता है, यस, सपोज, सर ब्लड को लेके होगा सर। हाँ ब्लड के तो लेके है, उसका मतलब क्या होता है, हेमाटोमा मतलब जैसे मसल में ब्लड का जम जाना, मसल्स में ब्लड का डिपॉजिट हो जाना, उसको बोलते हैं हेमाटोमा। ठीक है, ये जिस वर्ड में नेट में ये वर्ड देखने को मिला था
हेमाटोमा। डिस्टर भी है ना, ये मेज दो कलम टाइप का क्वेश्चन आपने को देखने को मिला था, आपने देखा होगा। स्पेलिंग क्या है इसकी? एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक है, ये क्या है, हेमाटोमा, मसल्स, अरे इसका साइज बड़ा हो गया, मसल्स हेमाटोमा। इसका मतलब क्या होता है, ये मसल्स है ना, मसल्स, इसमें ब्लड जम जाना, ब्लड, इसको बोलते हैं हेमाटोमा, ये मसल्स में, ठीक है, ब्लड का कलेक्शन। अब ये किस वजह से भी हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, माइक्रो नीडलिंग की वजह से हो सकता है, कोई नीडल वीडल लग गई आपको उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। स्प्रेन देख लिया हमने, और क्या देख बाकी है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर देख लेते एक बार। बेसिक सी चीजें हैं एकदम। हाँ बोलिए। टेंडोनाइटिस पर कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है सर, तो उसको स्ट्रेन में क्यों कंसीडर करते हैं क्या क्या? सर? टेंडोनाइटिस जो होता है सर, हाँ, तो सर एक कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट का इंजरी है, तो उसको सर स्ट्रेन में क्यों कंसीडर करते हैं? स्ट्रेन में, जी सर, सर क्योंकि लिगामेंट जो है तो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड इंजरी है सर, उसको फिर दोनों को अलग अलग कंसीडर करते हैं। हाँ उनको तो दोनों कंसिडर करते हैं, अलग से हम बोलते हैं। अब स्ट्रेन कौन सी इंजरी है, स्ट्रेन का अगर हम देखें, है ना, तो ये इंजरी किससे रिलेटेड है, इंजरी रिलेटेड टू मसल्स एंड टेंडन। अब जैसे जो हमारा स्ट्रेस हुआ यहाँ पे, जैसे ये मेरा टेंडन है ना, ये मसल्स है और ये क्या है, टेंडन। अब यहाँ पे सीवियर अगर ओवर स्ट्रेचिंग हुई मसल्स की, ओवर स्ट्रेचिंग हुई, तो कहीं ना कहीं टेंडन इससे ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको टेंडन को भी बोल सकते हैं, टेंडन का भी स्ट्रेचिंग होता है, मसल्स का भी स्ट्रेचिंग होता है, ये दोनों पैरेलल ही चलते हैं एक साथ। मतलब ये जो फोर्स है ना, फोर्स तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट तो होगा नहीं, कंटिन्यूटी बनी रहेगी फोर्स में, है ना। मैंने यहाँ पे सपोज एक रोप है यहाँ पे, उससे मैंने गार्ड लगा के मैंने दूसरी रोप लगा दी, यहाँ से मैंने दूसरी रोप लगा दी। अब मैं इस रोप को मैं पुल करूंगा इधर इधर की साइड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फोर्स आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फोर्स आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये फोर्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब इट कैन बी रप्चर ऑफ टेंडन और इट कैन बी रप्चर ऑफ मसल्स, डेट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, इट कैन कंबाइनली टेंडन का भी और मसल्स का भी हो सकता है। और स्पेसिफिकली क्लासिफाई करें तो इसको अलग से भी दिया गया है, टेंडन की इंजरी अलग से भी क्लासिफाई की गई है, बट स्ट्रेन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम इसको। अगर वो प्योरली टेंडन की इंजरी हो तो टेंडनाइटिस होगा, अलग से होगा इंजरी वो प्योरली, है ना। हाँ चलो अभी आते हैं उसके ऊपर, बोन से रिलेटेड इंजरीज, ठीक है। कुछ कुछ इंजरीज है, कुछ कुछ लेटरल कंडाइल और ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, बोन का ब्रेक हो जाना, डिसकंटिन्यूटी या बोन का ब्रेक हो जाना, नॉर्मल सा। ये इनकम्प्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। ये कंप्लीट ब्रेक भी हो सकता है और रप्चर भी हो सकता है हल्का सा, जैसे हेयर लाइन फ्रैक्चर में, है ना। तो ये है फ्रैक्चर। सिंपल मतलब, सिंपल फ्रैक्चर मतलब और क्लोज्ड फ्रैक्चर। सिंपल और क्लोज्ड मतलब इसमें कोई ब्लड बाहर नहीं आया, इंटरनली फ्रैक्चर हुआ है ना। और एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर मतलब नो ओपन वाउंड, नो ओपन वाउंड इनसाइड दिस,
मतलब अंदर के अंदर कोई सा नॉर्मल सा फ्रैक्चर हुआ है और वहीं के वहीं बोन का ब्रेक हुआ है ना। इसके वजह से आप दूसरे के हिसाब से देखिए कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन क्या कर देती है, बोन ब्रेक्स स्किन, ठीक है। ये क्या है, बोन स्किन को ब्रेक करके बाहर जाती है, कंपाउंड हो जाती है। सीवियरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या करती है, इसमें ब्लीडिंग वगैरह देखने को एक्सटर्नली आपको देखने को मिल सकती है, कंपाउंड फ्रैक्चर है ना। तो सीवियरिटी के हिसाब से ये दोनों फ्रैक्चर हुए, एक ओपन फ्रैक्चर हुआ, एक क्लोज फ्रैक्चर हुआ, ठीक है। अब ये फ्रैक्चर बोन को किस तरीके से इफेक्ट करता है उस हिसाब से क्लासिफाई करें। ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ, ये हुआ, कंप्लीट हुआ, उस हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें तो एक है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यू वेरी वेल नो, है ना। इसमें क्या होता है, बोन क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। या जैसे आपने हरी लकड़ी है, ग्रीन लकड़ी को अगर ब्रेक करते हो तो कंप्लीटली उसके दो टुकड़े नहीं होते, कहीं ना कहीं उसमें रेसेस टाइप के आपको देखने को मिलेगा, रेसेस टाइप का बेंड होगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, रिजिडिटी कम रहती है। तो ये बोन में क्या होता है, अगर रिजिडिटी कम रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उस टाइप की बोन में आपको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और वो बोन आपको बच्चों में देखने को मिलेगी, चिल्ड्रंस में, जिसमें बोन कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रही है, मे भी थोड़ी बहुत बेंड हो गई है इंपैक्ट की वजह से। अगर इसमें बच्चों की जगह किसी रिजिड बोन रहती, किसी बड़ों की बोन रहती, तो उसमें कंप्लीट ब्रेक देखने को मिल जाता, क्योंकि बोन क्या रहती, ज्यादा स्टिफ रहती, रिजिड रहती, है ना। आप एक सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी को तोड़ोगे तो वो दो टुकड़े में हो जाएगी। आप एक हरी लकड़ी को तोड़ोगे तो टूटने की जगह बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, या एक बार में टूटेगी नहीं, इसमें आपको रेसेस टाइप के जैसे देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो ये क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है, डायगोनल, नॉर्मल सा बात है, डायगोनल फ्रैक्चर, ठीक है। डायगोनली इफेक्ट करता है ब्रेन को, बोन को। ट्रांसफर फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स, नाम से ही लग रहा है ट्रांसवर्स, मतलब क्या होता है ये, ऐसा 90 डिग्री, ये बोन है, ये बोन है, ऐसा ब्रेक हुआ, ये ट्रांसफर फ्रैक्चर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये 90 डिग्री बोन को ब्रेक कर रहा है, ये ट्रांसफर फ्रैक्चर है ना। इंपैक्ट फ्रैक्चर, अब इनमें कंफ्यूजन, इनमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस करके रखना। इंपैक्ट फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर और कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। इसमें देखना, अ इंपैक्ट फ्रैक्चर इज वन who ends are driven into each other. This is commonly seen in arm fracture in the children. Whose ends are driven into each other. मतलब ये बोन है ना, ये बोन का अगर एक पार्ट एक दूसरे में इंसर्ट हो जाता है, जैसे ये जॉइंट है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ये पार्ट इसके अंदर जाके इंसर्ट हो गया, मूव हो गया, डिस्प्लेस टाइप का, ठीक है, इसके अंदर जाके घुस गया फ्रैक्चर होके, तो ये क्या होगा, इंपैक्ट फ्रैक्चर होगा। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, कम्युनिटेड, एक बार इसका देखते हैं थोड़ा सा, रुको, इंपैक्ट का डायग्राम अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ इसमें जो लिखा है। कैन एबल टेल मी व्हाट इज इंपैक्ट फ्रैक्चर। इंपैक्ट मतलब क्या होता है, सडन फोर्स, जिसके वजह से क्या हुआ, कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिला है। तो बोन क्या करती है, फ्रैक्चर के साथ में अपनी जगह से मूव होकर दूसरी जगह पे चली जाती है, अकॉर्डिंग टू मी, है ना। अरे गूगल कहाँ गया, ये रहा।
बक्कल फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको। टाइप ऑफ ब्रोकन बोन डेट ओकर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू बोथ एंड ऑफ द बोन कॉजिंग स्प्लिट एंड ब्रोक एंड्स टू द जैम टुगेदर एंड दिस टाइप कॉमन फ्रैक्चर इनटू इंसिडेंटल फ्रैक्चर। देखो बोन का मूवमेंट होना, इसमें क्या हो जाता है अपने आप से दोनों साइड से अगर फ्रैक्चर लगे, है ना, तो ये क्या हो जाती है, ड्राइव कर जाती है बोन। इम्पैक्ट, अपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऊपर से नीचे से, इम्पैक्ट इसमें लग रहा है। तो ये देखो ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है डायग्राम में आपको, यहाँ पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा, तो इसका इम्पैक्ट है क्या है, बोन के ऊपर ज़्यादा फोर्सफुल हीट देखने को मिल रहा। ठीक है, अपोजिट फोर्स, नीचे से ऊपर से एक फोर्स लगा तो उसके ऊपर से क्या बोन के ऊपर सीवियर इफेक्ट आया, है ना, दोनों एंड से यहाँ पे इधर से फोर्स लगा इधर से फोर्स लगा तो बोन के ऊपर एक सीवियर इफेक्ट आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बोन क्या हो सकती है यहाँ पे, बोन में एक दूसरे में ड्राइव हो गई, ऊपर से नीचे घुस गई है ना, जैसे बोन दो बोन का एक्सीडेंट हो जाना, इम्पैक्ट, ये एक बोन इधर से लगा इधर से फोर्स लगा, या एक ही सिंगल बोन का इधर से फोर्स लगा तो इसमें एक सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिला, तो ये बोन एक दूसरे में ड्राइव हो चुकी है, अंदर घुस चुकी है, ये इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिटेट, है ना, कम्युनिटेट, ये फ्रैक्चर में क्या रहता है, बोन क्या हो जाती है, सर्वल पार्ट में फ्रेगमेंट में टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बोन के, ब्रेक इनटू सेवरल पार्ट्स, लिखो बोन ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स, ब्रेक इनटू सेवरल पार्ट्स। देखो ये है सिंपल सी चीजें, बट इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कम्युनिकेटेड और नेक्स्ट है कम्युनिकेटेड, ये कम्युनिटेड था, अब दूसरा है कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इस टाइप ऑफ फ्रैक्चर देयर इज एसोसिएटेड विद इंजरी, अब ये क्या है, वाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करे, सिंपल सा डिफरेंस है देखो तीनों में, वाइटल ऑर्गन को इफेक्ट कर जाए। बोन क्या करती है, बोन वाइटल ऑर्गन को, जैसे फ्रैक्चर हुआ उसमें सडन ब्लो लगा तो वो क्या है, किसी इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट कर जाए, उस पर इंजरी कर जाए, उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे किडनी, ब्लड वेसल्स, लीवर, किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर दे, तो ये क्या है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। क्लियर है, कम्युनिटेड, इंपैक्ट और कम्युनिकेटेड के बीच में डिफरेंस क्लियर है, यस। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, एकदम बेसिक सी सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको याद रखना है डिफरेंस। कम्युनिकेटेड का एक बार रिपीट करिए। कम्युनिकेटेड या कमिटेड, लास्ट वाला, हाँ, जैसे क्या है, कोई सी बोन है ना, ये बोन क्या है, यहां पे इंजरी हुई है, ये रिप केज है, अब यहां पे कोई सडन सा झटका लगा, यहां अचानक से फ्रैक्चर हुआ, तो यहां पे फोर्सफुल फोर्स आया यहां पे, अब ये बोन क्या है, पीछे जाके क्या है, पीछे क्या है, लंग्स है ना, पीछे क्या लंग्स है, और यहां पे हार्ट है, और ये बोन जाके ड्राइव करके लंग्स को जाके इंजर्ड कर दे या हार्ट को जाके इंजर्ड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड, या फिर ये ब्लड वेसल्स को रप्चर कर दे कोई सी, तो ये फ्रैक्चर क्या होता है, कम्युनिकेटेड मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ऑर्गन से भी जाके बोल रहा है भाई फ्रैक्चर है, बोन अकेला बेयर नहीं करेगा, ऑर्गन तेरे को भी इंजरी होनी पड़ेगी, है ना, तो ये क्या है, किसी बोन, कोई सी बोन ऑर्गन को जाके, ब्लड वेसल्स को जाके, लंग्स को, हार्ट को, किसी इंटरनल ऑर्गन को जाके इफेक्ट करे, उसमें ब्लीडिंग कर दे, किसी को इफेक्ट कर दे, तो वो है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। क्लियर है, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड ये था कम्युनिकेटेड, और कमिटेड, कमिटेड फ्रैक्चर क्या था, बोन सेवरल पार्ट में टूट जाना। इंपैक्ट फ्रैक्चर क्या था, बोन को एक ऐसा फोर्स लग रहा है वो जो एक दूसरे में घुस गई है, बोन ड्राई हो चुकी है इसे,
अपोजिट फोर्स लगने की वजह से, मोमेंट, इम्पैक्ट लग चुका है। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इफ द फोर्स इज टू हार्ड देन वन बोन में ड्राइव इनटू अनदर बोन, दैट इज इम्पैक्ट फ्रैक्चर ड्यू टू द सडन ब्लो, सडन हार्ड फोर्सफुल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, एनी डाउट? हेलो, यस सर। ओके। एक डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? लगातार 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 आप क्या कर रहे हो, मतलब जैसे कुछ मूवमेंट कर रहे हो, लैंडिंग कर रहे हो लगातार, तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सी बोन होती है यहाँ पे? टिबिया फ्यूबिया, आगे की साइड कौन सी बोन होती है? यस, टीवी है सर। हाँ, तो ये क्या है? टिबिया है। तो ये टिबिया बोन में लगातार क्या हुआ? प्रेशर आया, इसकी वजह से यहाँ पे पेन हो सकता है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है, मतलब रेगुलर रेगुलर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं। और क्या है? टेंडनाइटिस मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ टेंडन। टेंडनाइटिस, टेंडनाइटिस जो भी टेंडन है उसका इन्फ्लेमेशन होना, उसमें इंजरी होना। ठीक है, जैसे सपोज एक हो, जैसे टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो, उसमें क्या होता है? जो लेटरल है, लेटरल साइड एल्बो का, लेटरल मतलब क्या होता है? आप जो लेटरल मतलब बाहर वाला साइड, ये है बॉडी, तो इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं? लेटरल साइड, आउटर साइड। तो ये सपोज एल्बो है, बोन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या एल्बो है, और यहां पे क्या टेंडन रहेगा। तो यहां पे क्या है? ये वाले टेंडन में, लेटरल एपिकोंडाइल में, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको इंजरी को क्या बोलते हैं? लेटरल एपिकोंडाइल भी बोलते हैं, लेटरल एपिकोंडाइल। तो ये वाले पार्ट में, टेंडन में, अगर आपको इंफ्लेमेशन, इंजरी, स्ट्रेस देखने को मिलते हैं तो इसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। ठीक है, लेटरल वाले पार्ट में। और एक और है गोल्फर्स एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, इसको क्या बोलते हैं? मीडियल एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल। इसमें क्या होता है? जो मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल टेंडन है ना, उसको, उसमें इंजरी होने के कारण क्या होता है? एक मिनट, आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं मैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्या ये? टेनिस एल्बो। देखो, यहाँ पे स्ट्रेस के वजह से लगातार आप, जैसे मूवमेंट की वजह से क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रेस होता है, तो ये क्या होता है? ये जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यहाँ पे पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। तो ये क्या है? लेटरल एपिकोंडाइल है ना, ये जो यहाँ पे जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको, ये इसमें, इसको लेटरल साइड है इसलिए लेटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं, है ना। और दूसरा क्या है? गोल्फर्स एल्बो। क्लियर है ये वाला? जब भी पढ़ो इसे डायग्राम खोल खोल के देख लिया करो, ठीक है। ये दूसरा क्या है? गोल्फर्स एल्बो। मिडिल वाला है गोल्फर्स एल्बो इंजरी। ये जो मिडियल वाला दिख रहा है, मिडिल वाला, ये मिडियल एपिकोंडाइल है ना, इसमें इंजरी देखने को मिलती है गोल्फर्स एल्बो। ठीक है। सिन स्प्लिट क्या होता है? सिन स्प्लिट सिन स्प्लिट्स है ना, जैसे टीबिया के,
हाँ किसमें, सिन बोन ना, हाँ कौन सी बोन है, ये सचिन बोन में, कौन सी, टीबिया, ये सटी, ठीक है टीबिया। इसको क्या बोलते हैं, मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं हम। सिन स्प्लिट इंजरी, देखो ये, अब ये टीबिया, टीबिया इसमें लगातार रनिंग कर रहे रोड पे हम, स्ट्रेस आ रहा, ओवर स्ट्रेस आ रहा, रोज प्रेशर आते जा रहा, तो ये क्या होगा, इसमें इंजरी होगी, है ना। इसको बोलते हैं सिन स्प्लिट, मीडियल टीबियल सिंड्रोम, है ना। ओवर यूज इंजरी बोल सकते हैं इसको, लगातार स्ट्रेस इंजरी या ओवर यूज इंजरी, रोज रोज करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, ठीक है, तो ये ओवर यूज इंजरी है। नेक्स्ट क्या है, रनर्स नी, ये भी ओवर यूज इंजरी है, पटेलोफॉर्मल पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, रनर्स नी, रनर्स नी इंजरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहां पे देखो ये जो पटेला आपको दिख रहा है, यहां पे इंजरी देखने को मिल सकती है, या इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है नी में, जो पटेला पार्ट, पटेलो फेमोरल पेन सिंड्रोम, फेमोरल, अब फ्यूमर बोन होती है यहाँ पे, पटेला और फ्यूमर बोन दिखती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जंक्शन है दोनों का, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ओवर स्ट्रेस के वजह से देखने को मिल सकता है नी केप में, है ना, नी केप के अंडर भी बोल सकते हो इसको, पटेलो फेमोरल नी पेन सिंड्रोम, ठीक है। इसको रनर्स नी बोलते हैं। यहां देखो रनर्स नी के मिडिल पार्ट में यहां पे पेन हो रहा है ड्यू टू रेगुलर रनिंग ऑन द रोड, इसका हम लेकर लिटरेचर देखें, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम कॉमन ओवर यूज इंजरी, नी केप के नीचे देखने को मिलता है, ठीक है, ये है। एक और क्या है, रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ मसल्स कहाँ होती है, ग्रुप ऑफ मसल्स कहाँ होती है, शोल्डर में होती है ना, शोल्डर में रोटेटर कफ मसल्स मतलब, बॉक्सर्स के इधर ज्यादा यही होती है। हाँ, तो ये डैमेज ऑफ मसल्स एंड टेंडन सराउंडिंग द शोल्डर, शोल्डर इंजरी, रोटेटर कफ इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स, है ना, उसके अराउंड में देखो तो यहाँ पे इंजरी देखने को मिलती है। ये देखो यहाँ पे अगर देखें हम, क्या है, 4 ग्रुप ऑफ मसल्स है, Screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये देखो ये ग्रुप ऑफ मसल्स है, इसमें यहाँ पे जो टेंडन वगैरह है इसमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, ये रोटेटर कफ है। बायोमेट्रिक्स में पढ़ेंगे हम कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स है और क्या है, इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो डैमेज ऑफ मसल्स टेंडन सराउंडिंग द मसल्स, कौन से मसल्स है, ठीक है। ब्रूसाइटिस क्या होता है, ब्रूसाइटिस, जैसे ब्रूसाइटिस एक टाइप की इंजरी होती है जो सपोज हमारे नी में नहीं, हिप में ये ब्रूसेस होते हैं, ब्रूसेस बोन के एंडिंग में, उनमें इन्फ्लेमेशन होना, एंडिंग होता है बोन का, ब्रूसेस होते हैं ब्रूसेस, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होना, उसको ब्रूसाइटिस बोलते हैं। ब्रूसा फ्लूइड होता है, फ्लूइड। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखोगे
हिप में भी हो सकता है, ये देखो यहाँ पे, ये हिप की बात कर रहा था मैं ये, तो यहाँ पे देखो ये एंडिंग होता है बोन का ब्रूसा फ्लूइड होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इसको ब्रूसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाला ये इसको क्या बोलेंगे, ट्रोंकेंट्रिक ब्रूसा, उसमें इन्फ्लेमेशन, इसको ब्रूसाइटिस। तो जो भी फ्लूइड रहता है उसको ब्रूसाइटिस बोलते हैं, और उसमें इन्फ्लेमेशन अगर होता है, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो उसको ब्रूसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, देखो ये नॉर्मल सा ब्लूसा है, ये इन्फ्लेम्ड वाला है जिसमें सूजन आ चुकी है इंजरी की वजह से। और कोई समझ में आ रहा है, कोई कुछ इंजरी, और कोई सी इंजरी माइंड में आ रही है? ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट इंजरीज। ऐसे जब भी आप पढ़ो तो ऐसे क्या है, डायग्राम देख देख के थोड़ा सा पढ़ा करो, इजी होगा आपको समझने के लिए, चीजें एक्स्ट्रा पता चलेगी, डायग्राम माइंड में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, चलो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। क्लियर है सबको इंजरी?